हाय फ्रेंड्स, आज हम केंद्रीय बजट 2024-25 का विश्लेषण देखते हैं। सर्वप्रथम जो हमारी वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 का बजट पेश किया। मतलब क्या होता है बजट, जो अगर आप मार्केट जा रहे हो आपको 1000 रुपीज़ दी जा रही है कि हाँ आप मार्केट जाओ और 1000 रुपये का अपने हिसाब से खर्च करना, यानी कि आपका बजट कितना है 1000 रुपया। ठीक, तो उसी तरह से जो हमारा केंद्रीय बजट है जो केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में रखी जाती है, तो उसमें यही आंकड़ा है कि हमारे पास खर्च करने का कितना पैसे हैं जो हमें खर्च करने हैं, किस किस स्कीम पे कहाँ किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है। ठीक है, तो इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। अब अगर पूछा जाए कि बजट का आकार क्या है, मतलब जैसे आपको 1000 रुपया दिया गया कि अब मार्केट जाओ उसको खर्च करो, तो उसको हम बोलते हैं बजट का आकार। तो जो बजट का आकार है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो 48,20,512 करोड़ रुपया है। यानी कि जो हमारा व्यय होता है वो बजट का आकार होता है। ठीक है, ये जो 2023-24 है, जो पिछले साल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना? 8.5% अधिक है। अब प्राप्तियाँ कितना हुआ, मतलब कि कितना हम कर के थ्रू या किसी और उधार के थ्रू जो हमें पैसे मिलते हैं तो उसको हम प्राप्तियाँ बोलते हैं। तो हमारे प्राप्तियाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, उधार के अलावा, यानी कि जो हमें टैक्स से मिली हुई है, तो अनुमान लगाया जाता है। ये जो हमारा बजट में क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है कि इतना अनुमान हमारा खर्चा करने का है। अब 1000 आप लिए हो तो इसका मतलब थोड़े है कि आप एकदम डिट्टो 1000 ही खर्च कर दिए। 999 रुपये खर्च कर सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राप्तियाँ अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान है कि इस साल माने कि 2024-25 में 32,07,200 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। ठीक, जो पिछले से कितना है, 15% अधिक है। अब जीडीपी, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी जिसको बोलते हैं, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसके अंदर हमारे देश में कितना जो फाइनल जो भी मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट बने हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो जीडीपी में जो हमारा सरकार ने अनुमान लगाया है 2024-25 में, मतलब कि इस साल 10.5% नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर होगी, वास्तविक नहीं। नॉमिनल का मतलब होता है कि जो हमारा महंगाई दर है, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से। मान लो कि पिछले साल सोना का दाम कितना था, 70,000 के आसपास, और इस साल हो गया 75,000, यानी कुछ तो महंगाई हुई, बाकी और भी चीज़ों पर महंगाई हुई। तो उस बेसिस पर अगर लिया जाए तो माना जा रहा है कि 10.5% हमारा नॉमिनल जीडीपी दर होगा। अब क्या है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत पर लक्षित किया गया है। यानी कि 2024-25 में आने वाले समय में एक साल में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट इसको बोलते हैं, वो जीडीपी के 4.9% टारगेटेड है। यानी कि हमें लक्ष्य रखना है कि 4.9% जो हमारा राजकोषीय घाटा है
वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब पिछले साल कितना था, 5.6% हो गया था, ठीक है, लेकिन उससे हमें थोड़ा कम है रखना है इस बार। नई योजनाओं पर कितना खर्च है, इस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक। नई योजनाओं पे खर्च हमारा 62,593 करोड़ रुपये है, लेकिन इसका हमें विवरण नहीं दिया गया है कि क्या क्या नई योजनाएं होंगी, ठीक है। ये बाद में सरकार अपने हिसाब से योजनाएं लागू करेंगी, जो 62,593 करोड़ रुपये रिजर्व में रखा गया है, ठीक। अब इस बार कुछ टैक्स में जो हमारा इनकम टैक्स है उसमें परिवर्तन हुए। 3 लाख तक रुपये पे हमें कुछ टैक्स नहीं देना होगा, ठीक। और 3 से 7 लाख पे जो हमारा नया है और जो मौजूदा है, तो मौजूदा पहले था कि 3 से 6 लाख पे 5% देना होता था। इस साल है कि 3 लाख से 7 लाख तक जिनकी सैलरी है उनको 5% देना पड़ेगा, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, और 12 से 15 लाख वार्षिक जिसकी इनकम है उन पे 20% हमें टैक्स देना पड़ेगा, और 15 लाख से जो ऊपर जिनकी सैलरी है उनको 30% टैक्स में देना पड़ता है। ये हमारा नया प्रस्ताव के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। अब है कुछ इसमें पेंशन भोगियों और के लिए मानक कटौती पहले 50,000 रुपये थी, अब 75,000 रुपये इनको बढ़ा दिया गया है। पारिवारिक पेंशन से कटौती भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। पेंशन अंशदान पर वेतन के 14% पहले था, और पहले 10% था, अब कितना हो गया है, 14% कर कटौती होगी, यानी कि जो भी पेंशन जो भी होता है उस पर 14% तक कटौती किया जा सकता है। अब है कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर। अब क्या होता है कि जो भी इक्विटी है, शेयर होल्डर्स है, ये लोग हैं सब, तो इसमें है कि टैक्स आप शेयर में पैसे लगाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि अगर अल्पकालिक यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 दिन में अगर आपको लाभ हो रहा है तो उसमें 15% पहले आप टैक्स देते थे, फिर आपको कट के मिलता था पैसा। लेकिन अब जितने भी मान लीजिए कि आपको शेयर में 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो 1,000 का फ़ायदा हुआ है तो उसमें 20% यानी कि 200 रुपया गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, बचेगा 800 रुपया आपको, पहले 15% ही था। अगर वो 5 साल 6 साल 3 साल के लिए है तो उस पर हमारा 12.5% लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसमें चेंजेज हुए। अब क्या है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर प्रतिभूति बाजार में विकल्पों की बिक्री पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन यानी कि जो भी प्रीमियम ऑप्शन है तो उसको 0.0625% बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है, ठीक। उसी तरह से बिक्री पर ट्रेडिंग मूल्य के 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। TDS जो हमारा स्रोत पर कटौती है उसे 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किसी ई कॉमर्स भागीदारी को बिक्री से प्राप्त आय के भुगतान पर TDS 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। यानी कि जो भी अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अगर उनकी बिक्री से कुछ तो आय होगा तो उस पर जो उनको पहले 1% देना होता था उसको अब 0.1% देना होगा, ठीक। अब थोड़ा और सस्ता बेचेंगे। प्रत्यक्ष कर
विवाद से विश्वास योजना 2024। ठीक, इसमें है कि आपको कोई भी विवाद है, ब्याज, जुर्माना, ये सब, तो उसमें थोड़ा सा उदारता प्रदान किया गया है। अब इक्वलाइजेशन लेवी, समानीकरण, किसी अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजन है, हमारा अमेरिका कंपनी है, तो उसके द्वारा वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से प्राप्त आय पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी 1 अगस्त 2024 से लागू नहीं होगा, यानी कि और सामान वो लोग सस्ता बेचेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आ सकता है। अब 1 अगस्त 2024 से इक्वलाइजेशन लेवी जो भी 2% था वो अब नहीं लगेगा, अब उनके मज़े ही मज़े हैं। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी में बदलाव। अब क्या है कि इसमें सीमा शुल्क दरों में कुछ कम किया गया है। से सोना चांदी अगर आयात कर रहे हैं तो सीमा शुल्क उस पर कम लगेगा, यानी थोड़ा सस्ता पड़ेगा लोगों के लिए। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कपड़ा, इस्पात, ये सब है। लेकिन कुछ रसायनों की सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। सोलर ग्लास, हाँ, ताकि सोलर ग्लास इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगी तो हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर बाहर का होगा वैसे ही तो महंगा आएगा, तो मार्केट में लोग विदेश का सामान नहीं लेंगे क्योंकि महंगा है, और इंडिया का सस्ता हो जाएगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है। अब नया चीज़ है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स ये गैर सूची कंपनियां जो होती थी, शेयर मार्केट में कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं, कुछ होती हैं कि शेयर है फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि सूचीबद्ध नहीं है, तो वो लोग उनके शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक धन प्राप्त करने पर कर लगाया जाएगा। ये पहले प्रावधान था। अगर आप गैर सूचीबद्ध है कंपनी, आप मान लिए आपको 100 करोड़ के शेयर मिलना चाहिए, आप 105 करोड़ का शेयर मिल गया आपको, यानी कि जो 5 करोड़ ज़्यादा है तो उस पर पहले टैक्स लगता था, अब नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें है विदेशी संपत्ति का खुलासा। ब्लैक मनी एक्ट 2015 में विदेश में आप अगर कोई संपत्ति है, अगर 20 लाख तक के है, मान लीजिए आप 20 लाख की गाड़ी खरीदे हुए हैं विदेश में, तो कोई मतलब उसका ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा है, अगर घोषणा नहीं करते हैं तो दंड का प्रावधान है। अब बेनामी लेन देन निषेधक 1988, अगर कोई लाभकारी है, बेनामीदार मालिक है वो, तो दोनों लोग उसके दंड के भागीदार होंगे। अब देखते हैं सरकार ने कौन कौन सी नया नीतियाँ बनाई। रोजगार के लिए क्या किया, इन्होंने रोजगार के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की। पहला में क्या है, EPFO पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का वेतन सहयोग देगी। अगर EPFO में कोई भी मजदूर काम करता है या कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसमें कितना 15,000 रुपये उसको EPFO देगी। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को उनकी EPFO अंशदान के लिए प्रोत्साहन देना। जो भी जैसे सोलर प्लेट बनाना है या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है तो उसमें जो भी कर्मचारी है तो EPFO की तरफ से उसमें अंशदान कुछ दिया जाएगा। नियोक्ता के EPFO अंशदान के लिए प्रति नए कर्मचारी को 2 साल तक प्रतिमाह 3,000 रुपये तक की पूर्ति मिलेगी। यानी कि जो भी कंपनी में नए कर्मचारी है काम कर रहे हैं 2 साल तक 3,000 गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि EPFO की तरफ से मिलेगा, प्लस सैलरी उसकी जो भी मिलेगी। अब कौशल विकास 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना शुरू की जाएगी। कितने
20 लाख युवाओं को 5 वर्ष में। अब इसमें क्या होगा कि 1000 ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा इसमें। अब 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अडानी है, अंबानी या और भी टाटा विप्रो जो भी कंपनियां हैं उसमें क्या है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगा। कितना? 5000 रुपये मासिक भत्ता, और एक बार में 6000 रुपये और मिलेगा ताकि आप कुछ मोबाइल खरीद लो कुछ और। ठीक। अब कंपनियां प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% अपने CSR फंड से वहन करेगी। यानी कि आपके प्रशिक्षण पे जो भी खर्च पड़ेगा उसमें कंपनियां कितना देगी? 10%। अब राज्यों को मदद कितना मिला है, किस राज्य को, ये थोड़ा इस बार न्यूज में रहा है। बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार का JDU और जो भी चिराग पासवान की पार्टी है और TDP इधर का आंध्र प्रदेश का, उसकी सहयोग से NDA का वो घटक हैं और गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं। तो बजट में भाई उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक। इसीलिए कोई भी नया स्टेट का फॉर्मेशन ही केवल मतलब कि समाधान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पैसे भी लगते हैं। नई राजधानियाँ, नया ऑफिस, सब कुछ बनाना पड़ता है। तो मान लो आंध्र प्रदेश के लिए जो भी नई राजधानी बन रही है उनमें 15,000 करोड़ रुपये की सहायता देगी गवर्नमेंट। ये बजट में प्रावधान किया गया है। अब है MSME सेक्टर, जो मीडियम स्मॉल जो भी सेक्टर हैं, जो भी छोटे छोटे कंपनियां हैं, तो उसमें क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की गई है। किस चीज़ की? क्रेडिट गारंटी योजना। इसमें है कि बिना गारंटी का अगर मशीन उपकरण खरीदना है तो बिना गारंटी का आपको ऋण दिया जाएगा। इसमें 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर प्रदान करने के लिए एक स्व वित्तपोषी गारंटी कोष का गठन किया जाएगा। ठीक। अब जो भी लोग 10 लाख सीमा तक ऋण लिए हैं और भुगतान कर दिए हैं पिछले सालों में, उनको अब ऋण 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये दे दिया जाएगा कि भैया लो, तुम तो अच्छे आदमी हो, एक बार दे चुके हो। ठीक। अब उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले उद्योगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि भाई हमें ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़नी है। ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही ग्रीन हाउस गैस है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु अनुकूल फसल, कभी कभी सूखा पड़ जाती है तो यार धान सूखा पड़ने की वजह से धान नहीं होता। कुछ और भी सब्जियां हैं, बहुत सब्जियां हैं कि सूखा अगर पड़ जाए तो नहीं होगा, अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो नहीं होता है। अब उसको निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ सेटअप तैयार करने की वो कोशिश करेगा। इसमें एक क्लस्टर बनाएगा, जैसे दिल्ली या कोई और बड़े बड़े शहर हैं, तो यहाँ शहरों में सब्जियाँ तो उत्पादन होती नहीं है, लेकिन वहाँ पे खपत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ एक क्लस्टर बनाया जाएगा ताकि बड़ी मंडी हो, उसमें स्टोरेज हो, ताकि सब्जियाँ लाओ रखो ख़राब ना हो। ठीक। अब शहरी और ग्रामीण विकास के लिए 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास योजना बनाई जाएगी। कितने? 14 बड़े शहर। कितने आबादी होनी चाहिए? 30 लाख से अधिक। क्या बनेगा? ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास योजना। ठीक। अब क्या है कि अगर ज़मीन खरीद फरोख्त होती है तो उसमें स्टाम्प शुल्क लगता है, तो कुछ राज्य उससे बड़े ज़्यादा लेते हैं, तो क्या है कि उसमें है कि थोड़ा कम लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। PM आवास योजना के तहत ग्रामीण
और शहरी क्षेत्रों में मिलाकर 3 करोड़। कितने? यानी कि रूरल प्लस अर्बन मिलाकर 3 करोड़। सिर्फ रूरल एरिया में पीएम आवास नहीं, दोनों मिलाकर 3 करोड़ का अतिरिक्त घर बनाने का कोशिश किया जाएगा इसमें। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कितना हस्ताक्षरण किया है, मतलब कि पैसे ट्रांसफ़र किया है। तो 2024-25 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23,48,980 करोड़ रुपया देगी। ठीक, जिसमें से है कि केंद्रीय करों में जो भी केंद्र सरकार कर वसूलती है उसमें 12,47,211 करोड़ रुपया देगी और 11,01,769 करोड़ रुपया अनुदान ग्रांट देगी। यानी कि आपको हम दे रहे हैं, फिर देने की आपको ज़रूरत नहीं। ठीक, यानी कि दोनों तरफ से मिल रहा है। जो भी हिस्सा है, हिस्सेदारी में कुछ तो मिल रहा है। कितना? 12,47,500 12.5 लाख करोड़ लगभग, और 11 लाख करोड़ मिल रहा है अनुदान के रुपये में। क्या? ले जाओ आप। ठीक है। अब है कि जीडीपी वृद्धि दर तो पढ़ ही लिए थे। अब जो भी व्यय होगा उसमें क्या होता है? एक पूंजीगत व्यय, पुल बनाना और इन बड़ा ब्रिज बनाना या रोड बनाना, ये सब चीज़ें है पूंजीगत व्यय में आता है। तो इस बार पूछ सकता है पूंजीगत व्यय में कितना खर्च होगा। तो 11,11,11,11,11,111 करोड़ रुपये। ठीक, 2 2 4 और 3 7 मैंने 11 मैंने 1 7 बार है। ठीक है, 1 कितने बार है? 7 बार है। 1 है 7 बार, 7 टाइम्स। ऐसे भी याद हो जाएगा। और कुल व्यय है हमारा 48,20,512 करोड़ रुपये। यही हमारा बजट का आकार होता है। कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं? तो 32,07,200 करोड़ रुपये। यानी कि इसमें राजकोषीय घाटा कितना है? 16,13,312 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। कितना परसेंट? 4.9%। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछता है 4.9% की जगह कितना? 16,13,312 करोड़ रुपये। ठीक, अब है सरकार द्वारा विनिवेश, यानी कि जो भी हिस्सेदारी अगर सरकारी उपक्रम में, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में, उसको बेचना विनिवेश कहलाता है। अब लक्ष्य रखा गया है विनिवेश में कि 54.3% पूरा होने की अनुमान है 23-24 पिछले साल। अब इस साल लक्ष्य कितना है? 50,000 करोड़ रुपया, माने कि 50,000 करोड़ रुपये का सरकारी जो भी चीज़ है उसको हिस्सेदारी बेच देना है। ठीक है। अब जो भी पिछले साल था उसके पिछले साल यानी कि 2022-23 में तो वो 71% हासिल किए थे लक्ष्य, और इससे पिछले साल 54.3% लक्ष्य। इस बार का टारगेट कितना है? 50,000 करोड़ रुपये का है। अब है जो कॉरपोरेशन टैक्स, जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं उससे क्या हुआ है कि कर संग्रह 12% बढ़ने की उम्मीद है, मतलब थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, और
आयकर में संग्रह कितना हो गया है? 11,87,000 करोड़ रुपये हमें इनकम टैक्स के रूप में मिलने की उम्मीद है। ठीक। और अप्रत्यक्ष कर में यानी कि जीएसटी वगैरह जो है उसमें 16,18,744 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जिसमें से 86% सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है और 14% जो क्षतिपूर्ति शेष है। ठीक है। अब है जो हमारे नए स्कीम पे क्या क्या कितना खर्चा हुआ है, ये थोड़ा हम इस चीज़ को देखते हैं। अब शीर्ष 13 मंत्रालयों को 54% व्यय का हिस्सा मिला है। मैंने 13 मंत्रालय में ही वो 54% मैंने आधा खर्चा कर दिए हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में 6,21,941 करोड़ रुपया आवंटित हुए हैं। ये कुल बजट का कितना है? 13% है। ये हमारे कुल बजट का 13% है रक्षा मंत्रालय पे, 6,21,941 करोड़ रुपये। अब किस मंत्रालय में सबसे ज़्यादा खर्च का आवंटन हुआ है? तो सड़क परिवहन में कुल व्यय का 5.8%, रेलवे में 5.3% और जो भी उपभोक्ता मामले, खाद्य, ये सब सार्वजनिक वितरण में है 4.6%। अब है कि कौन से मंत्रालय में कितना? रक्षा मंत्रालय में 6,21,941 करोड़ रुपये। रेलवे के लिए पूछ सकता है 2,55,393 करोड़ रुपये। कितना? 2,55,393 करोड़ रुपये ये रेलवे के लिए आवंटित हुए हैं कि आपको इस साल खर्च करना है। ठीक। उसी तरह से ग्रामीण विकास के लिए 1,80,233 करोड़ रुपये। ठीक। और शिक्षा के लिए 1,20,628 करोड़ रुपये। ये पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। और स्वास्थ्य में 90,959 करोड़ रुपये है। तो ये हमारे कुछ व्यय के लिए अब जो भी मंत्रालय है उनको दिया गया है इतना। रक्षा सर्वाधिक है 6,21,941 करोड़ रुपये। उसके बाद रेलवे में है 2,55,393, गृह मंत्रालय पे 2,19,000, ग्रामीण विकास पे 1,80,233 करोड़ रुपये। अब है नई योजनाओं पर खर्च हुआ है। पहले शुरू में बताया था आप लोगों को 62,593 करोड़, लेकिन विवरण उपलब्ध नहीं है। अब है सब्सिडी पर कितना खर्च होता है। तो जो भी सब्सिडी पे कुल खर्च 4,38,423 करोड़ रुपये होता है। खाद्य सब्सिडी पर 2,05,250 करोड़ रुपये, माने कि आधा खाद्य सब्सिडी पे फूड ओड जो भी था। लेकिन ये पिछले से 3.1% कम हुआ है, संभावना है कि होगा। क्यों? क्योंकि पहले कोविड था, इसकी वजह से था कि सबको देना होता था खाना, अनाज। ठीक। अब कुछ लोग कटौती किए हैं इसलिए ये थोड़ा कम हुआ है। उर्वरक पर सब्सिडी 1,64,000 करोड़ रुपये। ठीक। ये भी 13.5% कम हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम था कोविड के वजह से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कच्चे माल की जो भी उर्वरक के लिए थे उसका बढ़ जाता था,
तो हमें पैसे ज़्यादा लगते थे उस टाइम, अब उसी को थोड़ा कम कर दिया गया है। तो सब्सिडी 1,64,000 करोड़ रुपये हुआ है। अब एक बहुत महंगाई की जो भी कम करने के लिए उपाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्थिरीकरण कोष की स्थापना कितना 10,000 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित है। मैंने दाल अगर महंगा हो रही है तो 10,000 करोड़ रुपये से आप विदेश से मंगा सकते हो। प्याज महंगी हो रही है, आलू महंगी हो रही है, तो उसके बफर स्टॉक को भी आप रख सकते हो, किसानों से खरीद के कोल्ड स्टोरेज में या कहीं और अच्छे स्टोरेज में रख सकते हो। तो उसके लिए प्रावधान है 10,000 करोड़ रुपये, ताकि जो असामान्य महंगाई ना बढ़े। ठीक, तो ये हो गया। अब मुख्य योजनाओं पर व्यय, किस योजना पर कितना व्यय, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मनरेगा पे 86,000 करोड़ रुपये, ये पिछले साल भी 86,000 करोड़ रुपये था। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना पे 84,671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है कि इतना रुपया अपने इस साल खर्च करना। ये सर्वाधिक वृद्धि है, 56.5% है पिछले सालों से। ठीक है, कितना है पीएम आवास पर 84,671 करोड़ रुपये, मैंने अब जिसका छूटा होगा आवास इस बार बन जाएगा। पीएम किसान पे कितना खर्च है, 60,000 करोड़ रुपये, जो भी 2,000 रुपये 3 किस्तों मिलता है। तो ये पिछले जितने मिल रहा था सालों में उतना ही है, क्योंकि फिक्स है कि 2,000 ही देना है, तो 60,000 करोड़ रुपये। जल जीवन मिशन, गाँव में पेयजल के लिए 70,163 करोड़ रुपये, इस पे काम काफ़ी जारी है। स्वास्थ्य मिशन पे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे 36,000 करोड़ रुपये। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे 19,000 करोड़ रुपये। ठीक, फसल बीमा योजना पे 14,600 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण जो नई स्कीम आई थी 12,467 करोड़ रुपये। और स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़ रुपये। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनरेगा पर 2024-25 में मैंने इस साल 86,000 करोड़ रुपये सर्वाधिक आवंटन हुए हैं, अगर किसी योजना पे देखा जाए तब। और जो हमारे मंत्रालय था उसमें रक्षा मंत्रालय पे सर्वाधिक खर्च हुए थे, इस बार खर्च होंगे। ठीक है, माना गया कि इतना आपको दिया जाएगा, आपको खर्च करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना पे सेकेंड हाईएस्ट आवंटन मिला है 84,671 करोड़ रुपये। ये संशोधित अनुमान से परसेंटेज में अधिक भी है, 56.5%। अगर पूछा जाए कि पिछले वास्तविक से सर्वाधिक वृद्धि किस में की गई है, तब प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। और सब पैसों में किसका आवंटन ज़्यादा है, तो 86,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है 84,671 करोड़ रुपये से। तो इस तरह से मनरेगा 86,000 करोड़ रुपये सर्वाधिक आवंटित योजना है। तीसरा अधिक आवंटन मिला है 70,163 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन पे। ठीक, इस तरह से जो पूंजीगत व्यय है, राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण 1,50,000 करोड़ रुपया, 1,50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो शुरू में एक बार इसको बताया गया था शुरू में। अब है
जो महिला कल्याण पे है 3,27,158 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है कि आप महिलाओं के कल्याणों पर इतना खर्चा इस साल करना है। उसी में पूर्वोत्तर क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है, 1,08,93 करोड़ रुपये। जो भी नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स जो पूर्वोत्तर के स्टेट प्लस एक सिक्किम 8, उसमें 1,08,93 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए इस साल दिए जाएंगे। और बाल कल्याण के लिए 1,09,021 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा के आवंटन के कारण बाल कल्याण हेतु आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, अब है कुछ राजकोषीय दायित्व बजट के लिए। एक FRBM एक्ट यानी राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था, FRBM, ठीक, कि आपको ज़्यादा बकाया नहीं लेना है, जितना आप जो भी कर वसूल रहे हैं उसी के हिसाब से आपको खर्चा भी करना है, ठीक। तो उसके लिए लिमिट बनाई गई कि सरकार 3 वर्ष का आवर्ती लक्ष्य देगी, मैंने अगले 3 सालों तक कितना हमें जो भी राजकोषीय घाटा है उसको मेंटेन रखना है। तो इस साल 2025-26 तक वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पुराने बजट में भी 4.5% लक्ष्य रखा गया था, जो इस साल रखा गया है 4.9%। 4.9% का टारगेट है इस साल का, ठीक है। जो 16 लाख करोड़ रुपये हैं उसी के अंडर में रखना पड़ेगा। तो इस साल का हमारा टारगेट 4.9% है और जो 2025-26 तक का टारगेट है 4.5% से कम रखना है, ठीक। तो अब राजकोषीय घाटे में जो हमारा 2022-23 का वास्तविक क्या था, 6.4% था हमारे GDP का राजकोषीय घाटा। 2023-24 में थोड़ा कम हुआ, 5.6%, और 24-25 में 4.9%। इस बार टारगेट रखा गया है, देखिए अब अचीव कितना होता है। और जो अगले साल 2025-26 में तो वो 4.5% संभावित है, ठीक। इस तरह से हमारा जो है बजट का एक मोटा मोटी ओवरव्यू पा लिया। आप फिर PDF PRS से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।